नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं नया निज़ाम। आज के नया निज़ाम के संदर्भ में है देश की आधी आबादी यानी कि देश की महिलाएं, देश और राजनीति। आज देश की आधी आबादी यानी महिलाएं को लेकर अपना देश सुलग रहा है। सरकार तो जिंदा दिख रहा है लेकिन इंसान नहीं दिख रहा, पर वही सरकार की ज़िंदगी तो दिख रही है पर उनकी इंसानियत नहीं दिख रही है। तभी तो मर गई इंसानियत मगर इंसान जिंदा है। जिस्म को नोच खाने वाला वो शैतान जिंदा है। रोज़ एक एक द्रौपदी की लूट रही आबरू है। आज भी कहीं न कहीं कोई दुशासन जिंदा है। बिहारी खबर देश की महिलाओं से अनुरोध करता है कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। मैं यहाँ सांप और जंगल की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि सांप वो लोग हैं जो असामाजिक हैं और महिलाओं पर कुदृष्टि रखते हैं। जंगल उस प्रदेश को बोल रहा हूँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब आप देखिए कि महिलाओं के प्रति हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की क्या सोच थी। जवाहरलाल नेहरू जी के संदर्भ में और उनके शब्दों में, यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जाएगा। वहीं परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है किंतु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। आपको याद होगा और ये भी सच्चाई भी है कि हमारा भारतवर्ष महिलाओं के सम्मान के लिए ही जाना जाता था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया महिलाओं की स्थिति में भी भारी बदलाव आए। उनके प्रति लोगों की सोच बदलने लगी। अनादि काल से ही उन्हें सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से और नैतिक रूप से पुरुषों के समान माना जाता था। प्राचीन काल में महिलाओं को देवी का दर्जा भी दिया जाता था। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी माना जाता था। समय के अनुसार परिवर्तन होते रहे। हिंदू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं समान रूप से आदर और प्रतिष्ठित थी। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व, सामाजिक विकास में उनका महान योगदान रहता था। सांस्कृतिक रूप से स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। उन पर अनेक प्रकार के नियोक्ताओं यानी कि अलग अलग तरह की अलग अलग शब्दों का आरोप लगाया जाने लगा। उनके लिए निंदनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उनकी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाए जाने लगे और मध्यकाल आते आते इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा इस सीमा तक बढ़ गई कि स्त्रियों के लिए कठोर एकांत नियम बना दिए गए। शिक्षण की सुविधाएं पूर्ण रूपेण समाप्त कर दी गई। पिछले सालों में समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव भी हुआ है। अगर गुजरे 40-50 सालों को ही देखें तो हमें पता चलता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिले, इस पर काफ़ी काम किया गया है। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर हम पाते हैं कि महिलाओं की स्थिति में पतन स्मृति काल से शुरू हुआ। धीरे धीरे भारत में इस्लाम और ईसाई समुदाय के आगमन और प्रभाव से महिलाओं से उनके हक छीनना शुरू की गई। महिलाएं सामाजिक बेड़ियों में बंध कर रहने लगी, जिसमें प्रमुख था सती प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक आदि। पर्दा प्रथा की शुरुआत भारत में इस्लाम धर्म के आने के साथ शुरू हुई, पर आज के समय की बात
की जाए तो महिलाएं हर क्षेत्र, राजनीतिक हो, सामाजिक कार्य हो, तकनीकी विभाग हो, खेलकूद हो, में अपना योगदान बिना किसी डर के दे रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करती दिख रही है, बल्कि इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चल रही है। लेकिन इतने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि महिलाओं की स्थिति में से 100% बदलाव आई है, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए और भी अधिक सजग हो गई है। हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व ये महिलाएं ही करती है। इसका मतलब देश की उन्नति का आधा दारोमदार महिलाओं पर और आधा पुरुषों के कंधों पर निर्भर करता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक सामाजिक सुधार के मायने भी बदल कर रख दिए हैं। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है। आज महिलाएं आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं, जिसने पुरुष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की विशेषज्ञ या चिकित्सक न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे फील्डों में भी अपना परचम लहरा रही है। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, विभिन्न निकायों के अध्यक्ष का पद, मुख्यमंत्री के पद आदि पर भी महिलाओं ने अपनी काबिलियत को साबित कर अपना महत्व दिखाई है और कुछ पदों पर आज भी सुशोभित हैं। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र, खेल जगत या उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपनी बुद्धि कौशल का भी परिचय दिया है। आज लोगों की सोच भी काफ़ी बदल चुकी है। आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केंद्र से आगे बढ़ रही है। आप देखिए ना, विज्ञापन की दुनिया में नारियों की उपलब्धता, बहुत कम ही विज्ञापन होंगे जिसमें नारी ना हो, लेकिन विज्ञापन में अश्लीलता एक चिंतनीय विषय भी है। इससे समाज में विकृतियां भी बढ़ रही है। अर्थशास्त्र ने समाजशास्त्र को बौना बना दिया है। आज के समय में आज देखने में आया है कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नई रास्तों का निर्माण किया है। भारतीय संविधान पुरुषों और महिलाओं के उनके लिंगगत भेद के बावजूद समान शक्तियां और भूमिका सुनिश्चित करती है। हालांकि इस 72वां संशोधन अधिनियम यानी पंचायती राज के गांव में प्रशासन के तीसरे स्तर पर वैधानिक प्रावधान जो है, और 74वां संशोधन शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक संस्थानों के तीसरे स्तर के लिए वैधानिक प्रावधान जैसे कि कस्बे और शहरों के रूप में दोनों निकायों में 50-50% आरक्षण प्रदान करती है। इसने चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को जन्म दिया। पंचायत स्तर पर नेता के रूप में भारतीय नारी का उदय एक शानदार उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। इसका अर्थ है कि महिलाओं के जीवन में पहली बार नेतृत्व संभालने का मौका आया और उसके साथ ही घर में ससुराल और पति की सेवा के साथ साथ इसके लिए संतुलन बैठाना भी कितना कठिन होता है ये आप भी समझते हैं, लेकिन वो बैठा रही हैं। तो केवल वही जान सकती है कि इसमें संतुलन किस तरह से बैठाया जा सकता है। भारत में राजनीति कई दशकों से दूषित हो गई है। शायद यह राजनीति से जुड़ी गंदगी ही हो जो निश्चित तौर पर प्रतिभाशाली और योग्य महिलाओं को राजनीति से दूर रखती है। यद्यपि आज भारतीय राजनीति के सर्वोच्च स्तर पर हमारे पास कई महिलाएं राजनेता हैं। दुनिया भर में हाल के वर्षों में राजनीति में महिलाओं का एक नया आयाम सामने आया है। अधिक से अधिक महिलाएं अब राजनीति में प्रवेश कर चुकी है। परंपरागत राजनीति ने पुरुष की चिंताओं पर जोर दिया और इसलिए महिलाओं की राजनीति में उपस्थिति रखा गया है। आज़ादी के बाद से भारत ने राजनीति में
महिलाओं की भूमिका में एक बढ़िया छलांग लगाई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार और समाज को बहुत कुछ बदलने और काम करने की ज़रूरत है। महिला संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्यों की संख्या अभी भी बहुत कम है। महिला सुरक्षा, महिला शिशु हत्या, लिंगानुपात में गिरावट, महिला निरक्षरता, माताओं की उच्च मृत्यु दर और कई और भी समस्याएं 21वीं सदी के भारत के लिए चिंतनीय है। यह अब भारत के लोगों और विशेषकर महिलाओं को उनके उत्थान के लिए काम करने और भारतीय राजनीति में निर्णायक भागीदारी करने के लिए निर्भर करता है। आज भारत में राजनीति पैसा और बाहुबल के बारे में चर्चा जोरों पर है। एक व्यक्ति को यहाँ अपनी पहचान बनाने के लिए वास्तव में अच्छा कनेक्शन और बैकअप होना चाहिए। हुकूमत निश्चित रूप से एक भूमिका निभाता है, यद्यपि महिलाओं को उनके निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण दिया गया है, परंतु ज़्यादातर प्रभावशाली परिवारों की महिलाएं ही, जिनका संबंध पहले से राजनीतिक परिवारों से है, वो अपने पकड़ मजबूत करने में सफल हो जाती है। यह हर तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह राजनीति में भी आरक्षण का वास्तविक उद्देश्य निरर्थक हो जाता है। इस तथ्य को मानते हुए कि महिलाओं को उच्च पदों में लेना आसान नहीं है, इसलिए नहीं कि कोई योग्य महिला नहीं है, अपितु इसलिए कि योग्य और सक्षम महिलाओं के मार्ग में अवरोध बहुत ज़्यादा है। महिलाओं के लिए राजनीति सुधार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, बेहतर स्वास्थ्य का देखभाल और शिक्षा के सुधार में शामिल होना चाहिए। हमें एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने की ज़रूरत है जो वोट बैंक, पैसा और बाहुबल के गंदे खेल नहीं, बल्कि एक बड़े संयुक्त परिवार के रूप में राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक सकारात्मकता लाए। निश्चित ही निष्पक्ष राजनीति संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राजनीति को दशकों से पल रही कुरीतियों से मुक्त किया जाए। केवल विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों से महिलाएं बैकअप और पितृसत्तात्मक समर्थन के साथ सत्ता में नहीं आती, बल्कि प्रतिभाशाली और समर्पित महिलाओं को भी भारत की राजनीतिक तस्वीर को बढ़ाने और चमकाने का एक उचित मौका मिलना चाहिए। भारतीय राजनीति में पुराने समय से ही महिलाओं का दखल रहा है। समय समय के साथ हर राजनीतिक दल में महिलाओं की भूमिका विस्तृत हुई है। वर्तमान समय में भी भारतीय राजनीति में महिलाएं अग्रणीय हैं, पर देश की आधी आबादी राजनीति में अभी भी हाशिए पर है। यह तब है जबकि यहाँ जितनी भी महिलाओं को राजनीति के निचली पायदान से ऊपरी पायदान तक जब भी मौका मिला, उन्होंने अपनी काबिलियत की छाप छोड़ी। दुखद तो यह है कि सभी राष्ट्रीय पार्टियां भी 10-15% से अधिक महिलाओं को लोकसभा अथवा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट ही नहीं देती। यही नहीं, राजनीतिक भागीदारी की अहम प्रक्रिया मतदान में भी महिलाएं अपनी परिवार के पुरुषों की राय के मुताबिक मतदान करती रही है, लेकिन बढ़ती शहरीकरण और शिक्षा के मामले में महिलाएं खुद निर्णय लेने लगी है। इन कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद देश की महिलाएं राजनीति में न सिर्फ आगे आई, बल्कि उन्होंने राजनीतिक पार्टियों और सरकारों को नेतृत्व भी दिया। संसद और विधानसभा में गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखी है। देश की आम औरतें भी चुनाव पर लगातार अपना प्रभाव डाल रही है। पिछले 2 साल में हुए विधानसभा चुनाव में अधिकतर राज्यों में मतदान करने के मामले में महिलाएं पुरुष से आगे रही है, पर भारतीय राजनीति में अभी भी पुरुषवादी सोच ही हावी है। हर पार्टी आम आदमी की बात करता है, आम औरत के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं। सियासी दलों के एजेंडों में महिला और इसके मुद्दे काफ़ी पीछे आते हैं। इनके पीछे सबसे बड़ी वजह है महिलाओं को देश में कोई भी पार्टी अपना बड़ा वोट बैंक नहीं मानती। इसका मानना है कि महिलाएं अपने घर के पुरुषों के मुताबिक मतदान करती है। हालांकि कई बार पार्टियां महिलाओं को लुभाने की कोशिश करती है। वैसे तो देश में महिलाएं सशक्तिकरण, महिलाओं का अधिकार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों का खूब चर्चा रहती है
और इस संबंध में बढ़ चढ़ कर दावे भी किए जाते हैं, परंतु ज़मीनी हकीकत कुछ और है। WHO के महिला पुरुष समानता सूचकांक में भारत 21 पायदान फिसल कर 108वें स्थान पर आ गया है तथा अर्थव्यवस्था और कम वेतन में महिलाओं की भागीदारी निचले स्तर पर रहने से भारत अपने पड़ोसी देश चीन और बांग्लादेश से भी पीछे है। इसमें सुधार की गुंजाइश है जो निरंतर चलता रहेगा, पर यह कहने की कोई गुरेज नहीं है कि आधी आबादी, देश और राजनीति एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। अब जरा रूबरू हो लीजिए इन महिलाओं से जिन्होंने अपना छाप छोड़ी है। इंदिरा गांधी जी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। वह 4 बार प्रधानमंत्री रही। स्वर्गीय सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वो स्वतंत्रता सेनानी के साथ संविधान सभा के लिए भी चुनी जाने वाली कुछ महिलाओं में भी शामिल थी। इसके अलावा वह कई उप समितियों में भी शामिल रही जिन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार किया। स्वर्गीय विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। वह महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रही। विजय लक्ष्मी जी उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा सदस्य भी रही। स्वर्गीय सरोजिनी नायडू। आज़ादी से पहले सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रांत की राज्यपाल थी। आज़ादी के बाद भी वह राज्य की गवर्नर रही, यानी वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। आज़ादी से पहले वह कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी रही। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला भी कहा जाता है। सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी भारतीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी है। पहले वह राजनीति में नहीं आना चाहती थी। सूचना अधिकार कानून और मनरेगा लागू कराने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रही है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता सहित केंद्रीय मंत्री व 6 बार सांसद रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। बसपा के संस्थापक काशीराम ने मायावती को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री। उन्होंने राज्य से वाम दलों की 34 वर्षीय राज को खत्म किया। वह देश की पहली महिला रेल मंत्री भी रही। उन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कांग्रेस से की और वर्ष 1997 में अलग होकर तृणमूल कांग्रेस भी बनाई। स्वर्गीय शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। इनको 17 दिसंबर 2008 में लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा के लिए चुना गया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पूर्व राष्ट्रपति हैं। आप जुलाई 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। मीरा कुमार कांग्रेस पार्टी की मीरा कुमार ने भारतीय संसद में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनकर एक नई इबारत लिखी थी। महबूबा मुफ्ती भारत की सियासत के जाने माने चेहरों में से एक नया नाम महबूबा मुफ्ती का है। आप जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। महबूबा जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। स्वर्गीय जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और AIADMK की प्रमुख रह चुकी हैं। वृंदा कारत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजनेता हैं। अगाथा संगमा को भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी बनाया गया था। उमा भारती गंगा समग्र की सूत्रधार और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है। वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा। वसुंधरा राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। वसुंधरा ने हमेशा अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। राबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल से बिहार की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भारतीय राजनीति की एक सशक्त
नेता बन सकती है। सुप्रिया को शरद पवार के पार्टी की राजनीतिक वारिस भी माना जाता है। प्रियंका गांधी, वैसे तो प्रियंका गांधी अभी पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय हुई है, परंतु कांग्रेस का एक धड़ा उनको अपना बड़ा नेता मानता है। वाक्पटुता, बेहतर संवाद और लोकप्रियता की वजह से लोग प्रियंका में संभावनाएं देख रहे हैं। डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है और पार्टी की महिला विंग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हरसिमरत कौर, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर अपनी बेबाकी की वजह से जानी जाती है और वर्तमान में वे भारत सरकार में मंत्री थी। सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा स्पीकर, देश की ताकतवर महिलाओं में से एक है। लोकसभा स्पीकर के पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला है। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर रही, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं और राज्यपाल भी हैं। जया प्रदा, तेलुगु से हिंदी के राजनेता भी बनी। पहली बार NT रामाराव के बुलावे पर उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और TDP ने अपने कोटे से जया प्रदा को राज्यसभा भेजा था। बाद में कुछ मतभेदों के चलते जया ने TDP छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और रामपुर के सांसद बनी। अपने राजनीतिक गुरु अमर सिंह के साथ मिलकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच बनाई, जो बुरी तरह से असफल रही। हेमा मालिनी, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और आज की सांसद, ये दोनों जगह पे सफल है। स्मृति ईरानी को आज भी ज़्यादातर लोग छोटे पर्दे की तुलसी किरदार के रूप में ही जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव के बाद आप कैबिनेट मंत्री भी बनी। किरण खेर, फिल्मों में मां के रोल से फेमस होने वाली किरण खेर भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही है। जया बच्चन, बॉलीवुड की चमकता सितारा, बच्चन परिवार की बहू, फिल्मों से राजनीतिक तक हर जगह हिट है। बैजंती माला, बीते जमाने की जाने मानी अभिनेत्री बैजंती माला 1984 और 1989 में कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण चेन्नई से चुनाव जीती थी। ये तो वो महिलाएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये अपने हर जगह पे सफल भी रही। सफल महिलाओं के लिस्ट में बहुत सारे नाम अभी भी छूटे पड़े हैं, लेकिन ये हमारी सफल महिलाएं भी थी और अपने हर फील्ड में इन्होंने परचम लहराया है। आज के निज़ाम में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नया निज़ाम के किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया।